विस्थापित होगा, क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? एक्सपेरिमेंट नंबर 01.9 है। लोहे की 3 कील लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? लोहे की 3 कील लेना है और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। रेगमाल से रगड़कर हम साफ इसलिए करेंगे ताकि कील के ऊपर कोई बाहरी अशुद्धि ना हो। ओके, कोई किसी तरीके की गंदगी ना रह जाए, कोई दूसरा तत्व शामिल ना हो, एकदम आयरन ही रहे। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ए तथा बी से चिन्हित हुई 2 परखनलियां लीजिए। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो हमें लेना है। ओके, तो देखिए परखनली को हमने एक स्टैंड पर लगाया है इस तरीके से, और उसके अंदर हमने क्या किया है? लोहे की कील ले ली है, देखिए जो आपको विजिबल हो रहा है। और हमने क्या किया है? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, और साथ में इसको जो कीलें हैं उनको हमने धागा से बांध दिया है। अब क्या है देखिए, 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर हमें रखना है। ये कौन सी परखनली है? बी के, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखिए, 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालना है, और परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, हमने जो कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली हैं वो और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगी, और उस कील की जो अशुद्धियां हैं वो कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएंगी, यानी कि मिल जाएंगी। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें कैसी दिखाई देंगी? एकदम से आपको क्लियर दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी। इसमें अशुद्धियां जो हैं वो कॉपर सल्फेट के विलयन में मिल जाएगी। अगले बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर समझते हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट को क्लियर कर चुके हैं और इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी है तो एक एक शब्द के मायने हैं, एनसीईआरटी शब्दों का खेल है। अगर आप यहाँ पर कीवर्ड्स को नहीं समझेंगे, शब्दावली को नहीं समझेंगे, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदर्स पब्लिकेशन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स ये कंपलसरी है आपके लिए, और आपको पढ़ना ही है हर कीमत पर। ओके, हर कीमत पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। देखिए ये भी क्लियर हो गया है। यहाँ समझते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन को समझते हैं। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम चित्र दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। आप यहाँ पर ओके और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, ओके अब ठीक है। देखिए लोहे की कील है, एक कील आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है और एक कील आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे लोहे की कील जो है एक बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है, एकदम से साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने उसको रेगमाल से अच्छी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से साफ कर लिया था। और एक कील आपको ऐसी दिखाई दे रही है जो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई कील है। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे। अगर आप यहाँ पर परखनली ए और बी देखें तो आपको दिखाई देता होगा, देखिए ये वाली जो परखनली है वो कौन सी है? परखनली ए, कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि परखनली ए में आपको दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रही है परखनली बी जिसमें अभिक्रिया मिश्रण है। तो चित्र 1.8 है ये, इसमें हमने प्रयोग किया है। तो प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की जो कील है उसकी हमें क्या करना है? यहाँ पर तुलना करना है। ओके बच्चे, तुलना करना है। तो लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है। कैसा हो गया है? लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है। अब भूरा क्यों हुआ है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे?
रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब है? बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, रंग में चेंज हो सकता है, ताप में बदलाव हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसमें हमने देख लिया है कि कील का जो रंग है वो कैसा हो गया? भूरा हो गया इस प्रोसेस से। कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? आखिर वो थोड़ा सा गंदा क्यों हो गया? तो इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। अब आपको एक अभिक्रिया दिखाई दे रही है, उसको भी समझना है। देखिए यहाँ है जो है आयरन, कील क्या है? एक्चुअली आयरन है। तो हमें आयरन को Fe से दिखाते हैं और आयरन सॉलिड होता है, इसलिए उसके आगे लिख दिया है हमने एस। और इसी तरीके से आप देखेंगे कॉपर सल्फेट, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? लोहे के कील के साथ, यानी कि आयरन के साथ हो रही है। तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट, यानी कि जो कॉपर है वो विस्थापित हो जा रहा है। अब सल्फेट के साथ क्या आ गया? आयरन, और कॉपर क्या हो गया? विस्थापित होकर अलग हो गया। तो इस तरीके की जो अवक्रियाएं होती हैं, इसी अवक्रियाओं को बोलते हैं विस्थापित अवक्रिया। यानी कि यहाँ पर एक ना एक मेटल या नॉन मेटल विस्थापित हो जाएगा, और विस्थापित होने की वजह से ही इस अवक्रिया को हम बोल देते हैं, हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन अवक्रिया। तो ये सब आपको समझना है। मैं अभी आप रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। इस अवक्रिया में लोहे यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है। इस अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं, और विस्थापन अवक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ कि जो है कॉपर अलग हो गया और जो है आयरन सल्फेट एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस रिएक्शन कराना है। देखिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? आयरन Fe। ओके, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4। और जैसे ही हम विलयन में डुबो रहे हैं, इसकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। जो SO4 है और ये आयरन है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो FeSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो आयरन सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट के स्थान पर। ओके, क्या बन गया? आयरन सल्फेट। अगर आप यहां देखेंगे तो कॉपर सल्फेट कैसा था? एक्वेटिक था, यानी कि जलीय। तो ये जो फेरस सल्फेट है जिसे हम बोल देते हैं आयरन सल्फेट, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वेटिक हो जाएगा। और कॉपर क्या है? कॉपर एक मेटल है, यानी कि एक धातु है। और इसी तरीके से अगर आयरन देखेंगे तो आयरन क्या है? एक धातु है। ठीक है, धातु है। जबकि SO4 एक अधातु के फॉर्म में कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी परेशान नहीं होना है। जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, तो वहां पर धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, वो सब समझने वाले हैं। अभी आप बस इतना समझिए कि रिएक्शन कैसे हुई है। अब इसी तरीके से विस्थापन की अवक्रिया क्या है? विस्थापन की अवक्रिया एक और दिखाई है, और ये भी एकदम से कॉमन है। देखिए Zn की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? कॉपर सल्फाइड के साथ। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं धातु की रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ? एक तरीके से एक जलीय विलयन के साथ। तो Zn की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कॉपर सल्फाइड के साथ। तो बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का मतलब ये हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिंक और SO4 मिलकर बनता है, साथ में कॉपर विस्थापित हो गया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं जिंक क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है, और CuSO4 के साथ रिएक्शन करा दी है। तो यहाँ से जो कॉपर है सबसे पहले उसको विस्थापित कर दीजिएगा, और यह बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, जैसा कि रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। बस आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं या ये अवक्रियाएं हो रही हैं, वो विस्थापित अवक्रिया है, या कहें विस्थापन अवक्रिया है, संयोजन अवक्रिया है,
या फिर अब इसको कह सकते हैं वियोजन की अपक्रिया है। तो बहुत बेसिक अंतर है, अंतर आप क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, लेड की रिएक्शन करा रहे हैं हम कॉपर क्लोराइड के साथ। तो पीबी क्या है, एक मेटल है, धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, जिसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CuCl2 के साथ, जो कि जलीय है, और बना रहा है PbCl2, विस्थापित क्या हो गया, कॉपर। दोबारा समझ लीजिए प्यारे बच्चों, लेड है Pb, ओके, एक धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। ये याद रखना जरूरी है आपको। ये सारे के सारे नाम मैंने पिछली क्लास में भी आपको लिखाए थे और इस क्लास में भी मैं लिखा रहा हूं। तो कॉपर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, Pb के साथ। तो बनेगा क्या, PbCl2, और जो कि एक्वेटिक है, जलीय है, साथ में हमारा निकल रहा है कॉपर। कॉपर क्या हो गया है, विस्थापित हो गया है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तक हम कितनी रिएक्शन समझ चुके हैं, अब तक हम समझ चुके हैं संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और साथ में विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये भी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को इसके योग से विस्थापित कर देता है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। लगातार क्वेश्चंस कंपटीशन बैच में आते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, यहीं से आते हैं, एनसीईआरटी से। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ से जिंक, और सबसे बड़ी बात तो है बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन लगातार ऐसे ही बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जिंक की, अगर हम बात करते हैं पीबी की यानी कि लेड की, तो इनकी जो क्रियाशीलता है वो किससे अधिक है, इनकी क्रियाशीलता अधिक है कॉपर से, इसलिए कॉपर अलग हो जाता है और ये उसके घर में जगह बना लेते हैं, यानी कि उसकी फैमिली से उसको ही बाहर कर उसकी फैमिली में एंटर कर एक अलग जगह बना लेते हैं, है ना, क्योंकि क्रियाशीलता ज्यादा है, उसका दबदबा ज्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं आपकी भाषा में। ओके, तो प्यारे बच्चे समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जिंक और लेड अधिक क्रियाशील हैं, किसकी कंपेयर में, किसकी तुलना में, कॉपर की। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है कॉपर से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीबी की क्रियाशीलता ज्यादा है कॉपर से, इसलिए कॉपर विस्थापित हुआ है, जबकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यौगिक बना लिया। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइए, और नहीं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों अगर आप लाइव क्लास में जुड़े हैं तो जरूर शेयर करना, ओके। और क्लास लगातार यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी, जहां पर आप देख सकते हैं बाद में भी। तो अब हम बढ़ते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया की ओर। क्या होती है द्वितीय विस्थापन अपक्रिया, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसको समझिए। देखिए द्वितीय विस्थापन अपक्रिया को समझने के लिए हमें फिर एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि अपक्रियाएं ऐसे ही होती हैं सॉल्व, अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, परख नली लेंगे। परख नली क्या है, देखिए ये परख नलियां हैं जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये इसे ही परख नली बोलते हैं। एक परख नली ये है, एक परख नली ये है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं परख नली। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक परख नली ऐसी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट का विलयन ले रहे हैं, और विलयन कितना है, 3 ml, बहुत कम है। एक अन्य परख नली में भी 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। देखिए इसमें हमने क्या ले लिया है, बेरियम क्लोराइड ले लिया है, और ये भी बहुत कम है, यानी कि 3 ml है, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है। 3 ml सोडियम सल्फेट है और 3 ml ही बेरियम क्लोराइड है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, दोनों विलयनों को मिला लीजिए। मिलाएंगे क्योंकि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करेंगे जरूर। तो आप क्या देखेंगे, जल्दी से देखिए क्या देख सकते हैं आप। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हम कैसे करेंगे, यहां पर समझते हैं।
अगले बढ़ते हैं, पहले तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहीं से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे जब तक क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देता होगा, थोड़ा सा और भी जूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या देख रहे हैं, जल्दी बताइए क्या देख रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन पर्सनली में, और उसकी रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, श्वेत मतलब सफेद, जो जल में आंवलय है। आंवलय का मतलब होता है जो जल में नहीं घुल सकता। ओके, यानी कि घुलनशील नहीं है। कहाँ घुलनशील नहीं है, जल में। जल में घोलने पर भी वह नहीं घुलेगा। तो एक ऐसा पदार्थ मिल रहा है जिसका कलर कैसा है, श्वेत है और जल में नहीं घुल रहा है। इस आंवलय पदार्थ को ही हम क्या कह देते हैं, इस आंवलय पदार्थ को हम बोल देते हैं अपक्षेप। जब भी हम क्लास में अपक्षेप बोलेंगे तो वो कैसा होगा, आंवलय होगा, वो घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, कलर अलग अलग हो सकता है। जिस अवक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। तो अब तक की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक अवक्रिया का अपना अलग नाम है। फिर क्लियर कर देता हूं क्या नाम है अलग। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए पेज पर, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था संयोजन अवक्रिया। यार बच्चों, कौन सी अवक्रिया पढ़ाया था सबसे पहले, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया का दूसरा ही नाम हमने बोल दिया था ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। अवक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको वियोजन अवक्रिया। तो वियोजन अवक्रिया का भी दूसरा नाम था, और वो नाम क्या था, उसको बोला था ऊष्माशोषी अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया प्यारे बच्चों, ऊष्माशोषी अवक्रिया लिख लीजिए, अवक्रिया लिख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊष्माशोषी अवक्रिया। और इसी तरीके से अब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी विस्थापन। कौन सी अवक्रिया पढ़ी थी प्यारे बच्चों, विस्थापन अवक्रिया। इसका भी एक अपना नाम था, जल्दी से बताइए क्या नाम था, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, यहाँ बताइए कौन सा नाम था, क्योंकि अभी ही हमने आपको पढ़ाया है, एक तत्व क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है, अभी ही बताया है। और अभी तुरंत ही कौन सी अभिक्रिया बताई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी अभिक्रिया बताई है, जल्दी बताइए, अवक्षेपण अवक्रिया। और ये अवक्षेपण अवक्रिया किसका नाम है, अवक्षेपण अवक्रिया किसका नाम है याद आपको, द्विविस्थापन अवक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन अवक्रिया का नाम है अवक्षेपण अवक्रिया। ठीक है, तो आप क्लियर है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, द्विविस्थापन अवक्रिया। तो 4 प्रकार की अवक्रियाएं हमने पढ़ा दी हैं आपको, और द्विविस्थापन अवक्रिया कौन सी अवक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अवक्रिया। और इसी का नाम अभी ही बताया है अवक्षेपण अवक्रिया। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, विस्थापन अवक्रिया का दूसरा क्या नाम है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अवक्रिया हम समझ चुके हैं, विस्थापन अवक्रिया का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। विस्थापन अवक्रिया को हम कौन सी अवक्रिया के रूप में जानते हैं, और ये आपको ही बताना है। ठीक है, ये क्या करना है, आपको ही बताना है। अगले बढ़ते हैं और समझते हैं अगले। देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए
अब इस अपक्रिया को हमने क्या कह दिया, अवक्षेपण अपक्रिया बोल दिया है। अवक्षेपण अपक्रिया का मतलब है कोई एक अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप क्या होता है, जो कि जल में नहीं घुलेगा, अविलय होता है, और श्वेत रंग का हमें यहाँ पर अवक्षेप मिला है, इसलिए हम समझ चुके हैं ये कौन सी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में हम क्या कर रहे थे, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे, या कहें रासायनिक अपक्रिया करा रहे थे, तो बन रहा था बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो दो ही चीज निकल कर आएंगी, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लीजिए। बेरियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो क्या है, BaSO4, और बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, Na2SO4, और सोडियम क्लोराइड जिसे आमतौर पर नमक कहते हैं, घरों में यूज करा जाता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो हमें ये समझना है ऐसा क्यों हुआ, आखिर बेरियम सल्फेट क्यों बना। तो ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए बेरियम के ऊपर क्या है, 2+ चार्ज है, और सोडियम जो सल्फेट होता है उसके सामने कितना है, 2- यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है। तो बेरियम 2+ और सोडियम 2 नेगेटिव की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अपक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ है, जल में घुलनशील है, जल में घुला हुआ है, इसलिए वो क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, अपक्षेप के रूप में नहीं कहेंगे उसको। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, ये चैप्टर केमिस्ट्री का है पहला, और काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, क्योंकि इसमें अभिक्रियाएं हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं हैं लगातार कभी हमने देखी नहीं है, और यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे में हम अंतर नहीं कर पाते हैं कौन सी अभिक्रिया क्या है, लेकिन इसी वजह से मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे ही नाम आए तो आपको याद रखना है क्या, आयनों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। ओके, आयनों का आदान प्रदान, इसका मतलब है एक तरफ 2+ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ 2 नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ही आयनों का आदान प्रदान होगा, और ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और चाहे तो आप देखिए ये जो अभिक्रिया है अभी भी कोई, इसको हम करते हैं बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस, थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, बैलेंस करके दिखा देते हैं, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, आपको याद रखना है नाम, ये नाम किसका है, सोडियम सल्फेट का। Na2SO4 एक्वेटिक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो है वो क्या है, एक तरीके से कंपाउंड है, जलीय कंपाउंड है, यानी कि यौगिक भी कह सकते हैं। और इसकी रिएक्शन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंग्लिश और हिंदी पर फोकस करना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो कि इंग्लिश के होंगे, लिखे होंगे हिंदी में। ठीक है, तो अभिक्रियाएं, जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। देखिए विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन कैसा हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। इसको हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो Na और Cl, जो सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन Cl के पास 2 परमाणु है, और सोडियम के पास भी 2 परमाणु है, तो 2Na लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। SO4 1 है तो यहाँ पर भी SO4 1 है, और यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर भी Na2 है। वेरियम सिंगल है तो वेरियम सिंगल ही रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, ये एक संतुलित रिएक्शन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है, कंकाली रिएक्शंस को नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज है क्या है, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो रहे हैं, उनका आदान प्रदान हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन और अपचयन हम अगले पढ़ेंगे, रिएक्शन नहीं है, अलग तरीके से हम इसका यूज करते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट पहले समझ लेते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 1.2, क्रियाकलाप 1.2 क्या है इसको समझिए। क्रियाकलाप 1.2 को ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्राइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। सबसे पहले आपने किसका, सबसे पहली जो रिएक्शन की थी वहां पर आपने लेड नाइट्राइड का फार्मूला याद है आपको? अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्राइड। पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। तो पहला अवक्षेप किस रंग का था, सबसे पहले ये ध्यान देना है। क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, आपको ये बताना है। और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये बताना है। तो ये टास्क आपके पास घर के लिए है। ठीक है, ये क्या है, आपका होमवर्क है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और कल की क्लास में हम आपको इसी होमवर्क पर चर्चा करेंगे। ओके, तो टास्क है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नंबर कैसे आएंगे? मेहनत तो आपको करना पड़ेगी और होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपचयन और उपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या कह सकते हैं उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं उपचयन को, एंड रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन को। ठीक है, अपचयन को। तो यहाँ परेशानी नहीं है, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अगले बढ़ते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट है 1.1, क्रियाकलाप 1.1 में क्या समझेंगे हम? एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश मतलब चीनी की जो डिश आती है उसको लेंगे। ठीक है, कोई धातु की ना होनी चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाएगी। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेंगे। चूर्ण का मतलब जानते हैं ना, चूर्ण का मतलब चूरन टाइप का जो है मसाला लेंगे और उसे गर्म करेंगे। आप क्या देखेंगे, जब कॉपर को हम गर्म करते हैं तो क्या चेंज आता है? देखिए, सबसे पहले हमने एक बर्नर लिया है, बर्नर को के ऊपर एक तिपाई रखी है जिस पर हमने जाली लगा दी है और चाइना डिश लगाई है। तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? चेंज तो मिलेगा, और क्या चेंज होगा इसको समझना जरूरी है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्यों बना? पहला क्वेश्चन ये है, इसको समझना है अभी। और ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो किससे बना है? कॉपर में ऑक्सीजन के योग से। सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी हम दहन करेंगे, दहन किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। और ऑक्सीजन के साथ किसी को भी दहन करेंगे तो वो बनाएगा ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ये ऑक्साइड चाहे ट्राई ऑक्साइड हो सकता है या फिर डाई ऑक्साइड हो सकता है, कोई सा भी ऑक्साइड हो सकता है, लेकिन बनेगा ही ऑक्साइड। ओके, और दहन का मतलब समझ में आ गया आपका? ऑक्सीजन के साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो वो दहन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दहन। या कह सकते हैं हीट दे रहे हैं, तापन भी बोल सकते हैं उसको, और बर्नर का ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो काला सा मटेरियल जो बना वो कॉपर ऑक्साइड बना है, उसके ऊपर काली परत चढ़ गई है। और क्यों चढ़ी है समझिए। देखिए, यदि इस गर्म पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड को हमने बर्नर की सहायता से क्या किया है?
गर्म किया है। इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। सबसे पहले अभी कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड की जो परत है वो कैसी है? काली है। ओके, काली है, यानी कि रंग में कैसी है? काली है। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होते ही क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड कैसा हो जा रहा है? भूरे रंग का, यानी कि इसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ गई। देखिए कितना बड़ा चेंज देखने को मिला। एक एक शब्द मैं लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा हूं। परेशानी हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्लास अगर आप बाद में भी देखेंगे तब भी कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, कहीं डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर काले रंग की परत चढ़ी जब हमने उसको गर्म किया। ठीक है, गर्म करने पर काले रंग की परत चढ़ी, लेकिन इस काले रंग की परत को हटाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे कॉपर ऑक्साइड में, और हमें दिखाई दे जाएगा फिर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर भूरे रंग की परत। अब इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है? कॉपर प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने क्या किया है, जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की H2, और उससे ही उसको हम गर्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन से भी गर्म कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस से भी गर्म कर सकते हैं, दोनों ही ज्वलनशील गैस हैं। हाइड्रोजन भी खतरनाक है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बन जाएगा कॉपर और साथ में H2O। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर होगा वो कैसे रंग का होगा? भूरे रंग का होगा। और यहाँ पर जो कॉपर आपको मिला है कॉपर ऑक्साइड, वो कैसा है? काले रंग का। ठीक है, काले रंग का, क्योंकि गर्म करने पर अशुद्धियां उस पर शामिल हो जाती हैं, और अशुद्धियां जैसे ही कॉपर में मिल जाएंगी तो वो काले रंग का हो जाता है। अब ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस को कभी भी आप लेंगे तो H2 ही लेंगे जब उसको गैस की फॉर्म में दिखाएंगे। हाइड्रोजन एक परमाणु के साथ गैस नहीं होता है, हाइड्रोजन दो परमाणु के साथ गैस बनता है। ठीक है, इस तरीके से। और तापन का मतलब क्या है? तापन हम किससे कर सकते हैं? तापन दो तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं तापन में, और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करा देते हैं। देखिए दोनों ही गैस हैं, और गैस के लिए हमने क्या किया है? दो परमाणुओं की संख्या ली है। अब यहाँ पर बच्चे सुनिए और समझिए अच्छी तरीके से। द्विविस्थापन अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, और लगातार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। अभी शुरुआत है आपकी क्लास की, सेशन न्यू है, तो हल्के मत लेना है। अभी से बेस को मजबूत कीजिए। पब्लिकेशन चाहे कोई सा भी हो, किसी से भी पढ़िएगा, मगर एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है। नहीं तो अवैया वाली स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो पढ़िएगा। ठीक है, पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं, पास तो हो ही जाओगे। हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आइएगा, पास हो जाओगे। बाकी में अगर सीरियस होकर पढ़ाई करना है तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए, बेस बनाइए, और कम से कम 1-1.5 महीने में एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। उसके बाद पब्लिकेशन कोई सा भी लीजिए, कोई परेशानी नहीं। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्लियर करेंगे अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कोई भी अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, तो कहते हैं उपचयन। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब ऑक्सीजन में कमी आती है, तो कहते हैं अपचयन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? उपचयन। और अपचयन का मतलब क्या है? मैं फिर लिख देता हूं, बहुत ही आसान भाषा है ना। आसान भाषा का मतलब समझते हैं? हाँ, तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि, वो बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि अलग तरीके से होगी। एक परमाणु भी बढ़ सकता है, दो परमाणु भी बढ़ सकता है, तीन भी, इस तरीके से। ओके,
तो क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। अब ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और साथ में अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब भी लिख लीजिए जल्दी से, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कमी, ह्रास। इसमें कमी और ह्रास, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन में कमी या ह्रास। यहाँ पर लिख दीजिए ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कमी या ह्रास। जस्ट इसके विपरीत, पहली बात तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम ऐसे ही पहचानते हैं, ये क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल हो गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का। अदरवाइज अगर आप नहीं पहचान पाते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, तो दूसरी क्या पहचान है, कैसे पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं, पहचानने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ। तो अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन में कमी आएगी, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी, हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक है, लैंग्वेज अभी देखने को मिल जाएगी आपको, यहां समझिएगा। तो ये भी क्लियर होगा आपको, परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर कहीं परेशान हैं तो जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और ये आपको होमवर्क दिया है, इसको तो आपको करना ही है और बताना है हमें। ठीक है, देखिए जितने भी हमने क्लासेस ली हैं उन क्लासेस में आपके सामने एक एक शब्द को रखा है, एक एक अक्षर को रखा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चंस को लिया है, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझाया है, धीरे धीरे समझाया है और एकदम से डिटेल में समझाया है प्यारे बच्चों। तो क्लास मिस मत करना है, क्लास को जरूर देखना है। सारी क्लास आपको ऐसी ही मिलने वाली है। ठीक है, और एकदम से क्लास विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, को मैं जूम कर लेता हूँ, जूम करना बहुत जरूरी है। 1 2 3 3 बार जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बेहतर अपक्रिया है। इसका फिर दूसरा नाम होगा, कोई भी रिएक्शन हम ले रहे हैं तो इसका एक नाम नहीं बल्कि दो दो नाम है ना, दो दो नाम है इनके, किसी का एक चेहरा नहीं है बल्कि इनके दो दो चेहरे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं पहले तो अभिक्रिया 1.29 में हमने देखा था कॉपर ऑक्साइड में, जैसे ही हमने ऑक्सीजन का ह्रास देखा, या कह सकते हैं जब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन में कमी आई, तो इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया था, अपचयन की रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी आना मतलब है वहां पर अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उपचयन हुआ है। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित है और इस रिएक्शन को बोलते हैं उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को कैसे लिखेंगे आप, रिडॉक्स। ओके, तो इससे पता चल रहा है रिडक्शन, इससे पता चल रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर समझना है एक अच्छे तरीके से। देखिए एक रिएक्शन दी है जहाँ पर आप देखेंगे एक ही अपक्रिया में दोनों ही उपचयन और अपचयन की रिएक्शन हो रही है। तो कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, और गर्म करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने का मतलब है ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषित हो रही है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया तो हो गई है, कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्पाद क्या बनना है, कॉपर प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से अगर आप देखिए अगले उत्पाद की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन में कमी आई। ऑक्सीजन में क्या आ रही है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में कमी आई, तो इसे हमने क्या बोल दिया, अपचयन। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है, H2O। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि। देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन का एक परमाणु शामिल हो गया, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक परमाणु, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था एक परमाणु था, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर रह गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कौन सी है, उपचयन और अपचयन की रिएक्शन। फिर दोबारा समझा देता हूँ साफ पेज पर, जिससे आपको और भी बेहतर विजुअल हो, क्लियर हो।
देखिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले कॉपर, ओके, कॉपर ऑक्साइड लिया है, कुछ नहीं किया है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, कॉपर लिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई। तो बच्चों आप यहाँ देखिए क्या बना, कॉपर बना दिया, अलग कर दिया, और H2 हमारे पास ऑलरेडी है ही H2, और O जो है वो ये है। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ही बेहतर तरीके से हम अगले बढ़े हैं इस तरीके से, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद की तरफ। इधर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे आप राइट हैंड साइड। कौन सी साइड लिखेंगे, लिख लीजिए जल्दी से, ये है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में होते हैं उत्पाद, एरो जिस तरफ दिखाई दे रहा है इसका मतलब उस तरफ उत्पाद होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये होता है अभिकर्मक या अभिकारक, ओके, अभिकारक भी बोल सकते हैं इसको या अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तीर के निशान की तरफ जब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो उत्पाद हमें मिल रहा है कॉपर, कॉपर मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन शामिल था, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन शामिल नहीं है, इसका मतलब ये है ऑक्सीजन में कमी आई है। क्या आई है, ऑक्सीजन में कमी आई है। जैसे हम राइट साइड में गए तो ऑक्सीजन में कमी आई, तो इसे ही हम बोल देते हैं रिडक्शन या अपचयन। इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन या अपचयन। यहाँ पर लिख सकते हैं आप रिडक्शन, ओके, रिडक्शन, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी क्लियर होता होगा, एकदम से विजिबल होता होगा। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें दिखाई दिया है हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो गया है, जल। तो यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए H2 के साथ यहाँ शामिल हो गया है। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन में क्या हुई है प्यारे बच्चों, वृद्धि हुई है। इसीलिए हम इसे कहेंगे उपचयन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे इसको, हम उपचयन की रिएक्शन बोलेंगे। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसी को, ऑक्सीडेशन। इसका दोनों का मतलब है जब भी रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन होता है तो उसे बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बात आ रही है कि हाइड्रोजन के साथ क्या लिंक है, तो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा लिंक नहीं है। अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन से ही समझिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी और बढ़ोतरी से आप इस रिएक्शन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर आपके जो है डाउट लूंगा और उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। पहली बात, डॉट कोई रहेगा ही, हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कोई डॉट रहने वाला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन फिर भी अगर डॉट रहे तो जरूर पूछिएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या है, देखिए जैसे कि ZnO है और यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराई तो बन गया ZnCO। फिर करा कर दिखा देते हैं आपको हर एक रिएक्शन को। देखिए अगर हमने यहाँ लिया है Zn और Zn ऑक्साइड का मतलब हो गया, ZnO का मतलब Zn जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ। तो क्या बनाएगा, देखिए Zn अलग हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CO बन जाएगा। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है, देखिए अगर आप सीधा से देखेंगे तो Zn से अगर हम Zn की तरफ जा रहे हैं, ZnO से Zn की तरफ, तो ऑक्सीजन में क्या आ रही है बच्चे, देखिए यहाँ पर O शामिल है और यहाँ पर O शामिल नहीं है, तो ऑक्सीजन में कमी आ रही है। इसलिए ये नीचे वाली जो रिएक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि अपचयन की रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए कार्बन से जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, उपचयन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उपचयन हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर लिख लीजिए उपचयन हो जाएगी। तो कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही बेहतर तरीके से ये रिएक्शन को हमने दोबारा से बता दिया है। अगले बढ़ते हैं और फिर समझते हैं तीनों के तीनों रिएक्शंस हम समझेंगे, कोई क्लियर किसी तरीके से कोई डाउट नहीं रहने वाला। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ही समझ लीजिए, देखिए MnO2 की रिएक्शन जब हमने HCl के साथ कराई है तो बन गया MnCl2 और बन गया हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। इसको देखेंगे तो जल बन गया, सॉरी जल बन गया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, तो हुआ क्या है, किस किस के बीच में देखना है, हमें ऑक्सीजन के साथ बस इसको लिंक करना है। कहाँ पर ऑक्सीजन में कमी हुई है, कहाँ ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Mn ऑक्सीजन O2 है, ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अलग लिख देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, तो हमें किसके साथ देखना है, सबसे पहले हमें देखना है Mn के साथ, यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरा फुल पेज पर ही ले लेते हैं, ये तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, यहाँ ले लीजिए, MnO2 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं, है ना, HCl के साथ। और क्या बना रहा है, MnCl2। देखिए MnCl2 साथ में बन रहा है जल और निकल रही है गैस क्लोरीन, यही है ना। देखिए यही रिएक्शन है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4HCl लगा दीजिए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस करके चलना है, 2H2 लगा दीजिए। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको रिएक्ट कराइए जल्दी से। देखिए Mn है तो Mn के साथ ही कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो MnO2 से MnCl2 की तरफ जब हम जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कमी आ रही है। यहाँ पर Mn है लिखा हुआ और Mn के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर Mn के साथ ऑक्सीजन का एक भी परमाणु नहीं मिल रहा है, हमें Mn के साथ Cl2 मिल रहा है। ऑक्सीजन में कमी आई तो क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। किसका अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। देखिए 4HCl है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। पहली बात तो यहाँ पर किसी तरीके से ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, यानी कि ऑक्सीजन शामिल हो गया। तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, उपचयन हो गई और साथ में क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बहुत आसान भाषा में समझ लिया है और एक एक पॉइंट को क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम दैनिक जीवन में उपचयन की क्रियाओं को समझेंगे और अपचयन की अपक्रियाओं को समझेंगे, उनके प्रभाव देखेंगे और फिर संचारण का नियम समझेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है, धीरे धीरे 3-4 क्लास में एक आध चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभिक्रिया में 1.31 में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn उपचयित होकर Zn बन गया है। आप जानते हैं HCl Cl2 में उपचयित होकर MnO2 और MnCl2 में उपचयित हो गया, जो कि मैंने बता दिया है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखिए हाइड्रोजन का ह्रास तो हुआ ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ HCl है और यहाँ H2O है, इसका मतलब ऑक्सीजन में यहाँ तो वृद्धि हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बस उपचयन जो है मैं आपको अभी क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में इस चीज को। उपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में कमी आएगी। ठीक है, और पदार्थ का जब अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो अपचयन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन में कमी आ रही है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। एकदम से रिवर्स होता है, एकदम से क्या होता है, रिवर्स होता है। क्रियाकलाप 1.1 पर भी ध्यान देना है आप को, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में दहन हुआ था तो एक श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है, क्योंकि हाँ इसको मैं बता ही देता हूँ साथ में ही।
यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मैग्नीशियम को जब हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ दहन कराया था तो बन गया था MgO। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं यानी कि 2 परमाणु है तो 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 2Mg कर दीजिएगा। ठीक है, बताया था मैंने बहुत अच्छे से पहली क्लास में, बहुत ही अच्छे से बताया था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम का उपचयन हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ये क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। ये क्या हो गया है प्यारे बच्चों, उपचयन। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है उपचयन। किसका उपचयन हुआ है, मैग्नीशियम का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण क्या है, संक्षारण का रूल क्या है, इसको भी समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो संक्षारण का एक रूल समझ लीजिए क्या होता है। देखिए संक्षारण आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की, ये क्या है, क्या पढ़ना जा रहे हैं, अब उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव को देख रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की किया जाती है, एक परत चढ़ जाती है। तो लोहे की कील को आप जब बाहर रख देते हैं नमी युक्त वातावरण में, जहाँ पर नमी है और साथ में ऑक्सीजन गैस है, तो इस सिचुएशन में लोहे की कील के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और ये जो जंग होती है, अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो यही है लालिमा युक्त भूरे रंग की परत। कैसी परत, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत, और यही प्रक्रिया है संक्षारण। ठीक है, कुल मिलाकर अभी समझते हैं इसका क्या है मतलब। ठीक है, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी व तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, अपने आसपास की आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, बहुत आसान बात थी और हमने इसको समझ भी लिया। अगले बढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। देखिए बच्चे, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले क्लियर करना जरूरी है, संक्षारण बहुत आसान सी परिभाषा है, इसलिए हम इसको कवर कर ही लेते हैं। अब ठीक है, अब क्लियर है। हाँ, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और कुछ चढ़ना भी संक्षारण कहलाता है। कुल मिलाकर बात यह है, अगर लोहे को हम नमी युक्त वातावरण में रख दें या आर्द्रता जहाँ पर है कुल मिलाकर वहाँ रख दें, या जहाँ पर अम्ल की सांद्रता ज़्यादा है वहाँ रख दें, तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत। और ये भूरे रंग की परत कैसी होती है, लालिमा युक्त होती है, यानी कि लालिमा युक्त, जिसे हम क्या कह देते हैं, जंग कह देते हैं। बात क्लियर। इसी तरीके से ये तो लोहे की बात है, इसी तरीके से बात हम चांदी की भी कर सकते हैं। चांदी को भी अगर इस कंडीशन में रखेंगे तो उस पर काली परत चढ़ जाएगी। चांदी कैसी पड़ने लगेगी, काली परत। और अगर इसी सिचुएशन में तांबे को रख देंगे, कॉपर को रख देंगे, तो उस पर कैसी परत चढ़ेगी, हरी परत। तो ज्यादा से ज्यादा तांबे को अगर बाहर रख देंगे तो हरा हरा दिखाई देगा। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। तो ये समझाने वाली बात नहीं है, आपके आसपास ये सब होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस बात ध्यान जरूर देना और बोलना अरे ये तो संक्षारण है, अरे ये तो संक्षारण है, ऐसा बोलना। ठीक है, एक बात, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ये हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। विकृत गंधिता क्या है स्टूडेंट, विकृत गंधिता क्या है? देखिए लोहा को बहुत संभाल कर रखना है, सही तरीके से रखना है, तो उसे नमीयुक्त वातावरण से दूर रखेगा। ठीक है,
वसायुक्त तथा, वसायुक्त का मतलब जिसमें फैट ज्यादा होती है, क्या होती है ज्यादा, फैट। तो वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक, तेलीय सामग्री का मतलब जहां पर तेल का ज्यादा यूज करते हैं, जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाती है, मतलब उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। उपचयित का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अगर हम वृद्धि कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उपचयित हो जाएगी। और किसी भी खाने के मटेरियल में अगर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो वो उपचयित हो जाएगी और उसमें से क्या होना शुरू हो जाएगी, गंध आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधी, तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रति ऑक्सीकारक लगाते हैं। अभी ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हमें क्या करना है, प्रति ऑक्सीकारक मटेरियल शामिल करना है। कौन सा शामिल करना है, प्रति ऑक्सीकारक मटेरियल। कुल मिलाकर उपचयन को रोकना है। क्या करना है, प्रति ऑक्सीकारक मटेरियल क्या करेंगे, उपचयन नहीं होने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये काम करेंगे, या वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन उपचयन को रोकने के लिए कुछ वायु रोधी बर्तन में इसको रख देंगे जहां पर वायु शामिल ना हो, वायु रोधी बर्तन में उसको शामिल कर देंगे। और क्या होता है फिर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से भी विकृत गंधता को दूर करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें शामिल कर देते हैं। और जैसा आपने देखा है चिप्स वगैरह में, तो इससे क्या होता है, उपचयन रुकता है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आती है और ऐसे में खाद्य पदार्थ हमारी खाद्य सामग्री